नए खिलौनों का शौक, वो नए कपड़े, पॉकेट मनी, मेला देखने जाने का शौक, पापा के कंधे पे बैठना। मेरे लिए दशहरे का मतलब हमेशा से यही रहा। और दशहरे में सबसे मजे की बात होती थी वो खाना, जो या तो मेले में खाने को मिलता था या फिर घर से पैक होके आता था कि भाई देखो मेले में भूखे मत रहे। वेलकम टू घर सा यम्मी, स्वाद का रिश्ता। और आज मैं साझा करता हूं मेरा दशहरे का खाना आपके साथ। हमारे यहाँ त्योहार भगवानों के लिए ही नहीं बल्कि स्वाद के लिए भी मनाए जाते हैं। तो आइए मनाते हैं स्वाद का त्योहार अपनी घर की रसोई और अपने पुरानी यादों के रिश्तों के साथ। तो चाशनी बनाने के लिए मैं यूज करता हूँ यू कुक एंड सर्व। हमारे यहाँ दशहरे का मतलब होता था कि दादी कुछ डिशेस बनाएंगी और पहले हम सुबह बढ़िया सा पूड़े और खीर का नाश्ता करेंगे। उसके बाद दोपहर में बड़ी बड़ी मठरी बनेगी जिन्हें सुहाल कहा जाता है, और वो मठरियां पैक करके हम शाम को 4 बजे बच्चे और पापा निकल जाएंगे मेला देख। तो सुबह से शुरू करते हैं। सबसे पहले सुबह के पूड़े, बीजी के पूड़े। अच्छा, गुड़ की चाशनी नहीं बनानी, सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना है। सिर्फ पिघलना चाहिए। तो जितना गुड़ उतना पानी। बस जैसे ही गुड़ पिघल जाएगा ना, अपना काम हो गया। डन। जैसे ही पिघला वैसे ही काम खत्म। अब इसको ठंडा करना है। इसके बाद गेहूं का आटा बराबर बराबर, जितना गुड़ उतना गेहूं का आटा, उतना पानी, थोड़ा सा इलायची पाउडर और थोड़ी सी सौंफ। दिस वन इज माय दादीज। वो किसी को नहीं बताती थी रेसिपी, सिर्फ मेरे को बताइए। तो जो घुला हुआ गुड़ है ना, इसको करना है ठंडा। आटा, गेहूं का आटा। कुछ डिशेस जो होती है ना, उनकी हिस्ट्री इतनी पुरानी होती है दैट यू रियली कांट गो बैक। अब जैसे ये पूड़ा है, कम से कम नहीं तो 3000 साल से दादियां घर पे पूड़ा बना के अपने बेटों को, अपने पोतों को खिलाती आई हैं। स्पेशली पंजाबी दादियां ऑन दशहरा, और मेरी दादी उनमें से एक थी। सौंफ और इलायची पाउडर और पंजाबियों का पेट्रोल, घी। तो 1 कप में लगभग 1 टीस्पून। और ये गुड़ की चाशनी एक बार डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि लंप ना बने। उसके बाद जितना मर्जी डाल लो, गांठें नहीं बनेगी। अच्छा, वैसे हम लोग को तो नॉर्थ में ज्यादातर गन्ने का गुड़ मिलता है, शुगर केन जैगरी मिलती है। नारियल के गुड़ के साथ बहुत अच्छा बनता है, कि नारियल के गुड़ में वो सौंधापन होता है ना, जो सौंफ के साथ बहुत अच्छा जाता है। जैसे दादी और पूड़ा एक मैरिज मेड इन हेवन है ना, रब ने बना दी जोड़ी, वैसे पूड़ा और खीर भी एक मैरिज मेड इन हेवन है। परफेक्ट। अब इसको रेस्ट करना बहुत जरूरी है। क्या ना, इसके अंदर वो जाला बनना चाहिए, जाला। और जाला बनने के लिए कम से कम 10 मिनट रेस्ट होगा। उसके बाद फिर पूड़े। पुरानी दादी माँ की ट्रिक। पत्ते तोड़ने का काम मेरा होता था ना बचपन में, इसलिए मुझे याद है। तो ये पत्ते को इस तरह से 1/2 फोल्ड करना है, ऐसे, और उसके बाद ऐसे इसको फंसा लेना है। या आजकल नॉनस्टिक पैन्स का टाइम है, तो नॉनस्टिक पैन यूज कर सकते हैं, बट आइडियली वो मोटा वाला लोहे का तवा होता है ना, मोटा वाला लोहे का तवा यूज करना। वो क्या है, वो तापमान पकड़ के रखता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है। नहीं तो एकदम से बैटर डालो, तवा ठंडा हो जाता है।
पूड़े में ऐसे जैसे जाले बन रहे हैं ना, ये जाले बनने बहुत जरूरी है। अगर जाले बन गए तो पूड़ा अच्छा है। ये तो गेहूं के आटे के हैं, लेकिन जौ के आटे के भी बहुत अच्छे बनते हैं। और अगर कुट्टू का आटा मिल जाए, ओहो, इतने लाइट और फ्लफी, एकदम रुई की तरह। ये गुड़ की शक्कर डाल दी, बस जैसे मेल्ट होगी वैसे ही पलट देना है। हाँ, अब ये बराबर से बबल्स आए ना, और जो घी डाला हुआ है ना वो भी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। जो चमक आ रही है वो घी की है। हाँ, देखा, अपने लिए बनाई चीज अपने आप अच्छी बनती है। हाँ, खीर के लिए ये नीली कटोरी मैचिंग है ना, मैचिंग। हाँ, मच बेटर, ब्यूटिफुल। यू सी द डिफरेंस। अभी क्या हुआ, क्योंकि ऊपर शक्कर डाली ना, तो ऊपर शक्कर डालने की वजह से नीचे का कलर इवन हो गया। तो बीच की जो स्टफिंग है उसने बाहर के कलर पे फर्क डाल दिया। और दूसरा, वो शक्कर धीरे धीरे कैरामलाइज होती है ना, नीचे आके ऊपर से पिघलती है, नीचे कैरामलाइज होती है। और पूरा जो है ना वो सिर्फ पंजाबी नहीं है, मतलब ये जो खीर और पैनकेक का कॉम्बिनेशन है, खीर पूड़े का कॉम्बिनेशन है, ये बंगाल में भी है। वहाँ पे पाती शाप्ता कह देते हैं। सेम कॉम्बिनेशन यूज पीठा के साथ उड़ीसा में। तो खीर और पैनकेक कॉम्बिनेशन हमारा है, बहुत पुराना है। अगली बार पैनकेक खाएं तो इस कॉम्बिनेशन को जरूर याद करें। खीर ना रात को बनानी, रात को बना के सुबह तक अच्छे से चिल्ड हो जाए, तब मजा है उसका। और थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार, पंजाबियों के लिए प्यार क्या होता है? मक्खन, व्हाइट बटर। व्हाइट बटर के ऊपर क्या डालती थी बीजी? हाँ, थोड़ी इलायची, गुड़ की शक्कर। इस बार दशहरे पे जरूर बनाइएगा, मेरी बचपन की यादों के लिए, अपनी बचपन की यादों के लिए। रेसिपी बहुत इजी है, रिकैप देख लें। पूड़े और खीर बनाने के लिए एक गरम पैन में पानी और गुड़ पाउडर साथ मिलाएं। एक कटोरी में गेहूं का आटा, सौंफ का भूरा, इलायची भूरा और घी डालकर मिश्रण बनाएं। इसमें कोई गांठ न रहे। 2 से 3 पीपल के पत्ते को आधा मोड़ें। एक गरम पैन में मिश्रण को डालकर पत्तियों से गोल आकार दें। सुनिश्चित करें कि इसमें जाले बने। इसको गुड़ के भूरे और सफेद मक्खन के साथ पेश करें। तो जो अगली डिश है ना, वो है हमारा पैक्ड लंच, जब मेला देखने जाते थे। सो अप्रोक्सीमेटली 20% आटा। अगर 80 ग्राम मैदा है तो 20 ग्राम आटा। हमारी दादी हमको मठरी बना के देती थी, लेकिन लखनऊ में ना दशहरे के टाइम जगह जगह दुकानों पे ये बड़े बड़े मठरे पड़े होते हैं जिनको सुहाल कहते हैं। तो हम लोग घर आते थे, बोलते दादी क्या आप छोटी छोटी मठरी बना के देते हो, वहां पे तो सुहाल मिलते हैं इतने बड़े बड़े। तो दादी ने फिर अपनी रेसिपी मॉडिफाई करी और हमको बड़ी बड़ी मठरी बना के दी। एज यूजुअल मठरी में मैदा पड़ता है, बट किसी भी घर में पुरानी रेसिपी होगी ना, उसमें मैदे में हमेशा आटा मिलाया जाएगा। और आप पूछोगे आटा क्यों मिला रहे हो? बोले अच्छा होता है। हमारा घर का जो खाना है ना वो ऐसे ही है। सारा ट्रेडिशनल हेल्थ जो है वो चुपचाप चुपचाप हमको खाने के जरिए देते रहे, और उनसे पूछो क्यों? बस अच्छा होता है। थोड़ी अजवाइन और पंजाबियों का पेट्रोल, घी, नमक, बीजी थोड़ी शक्कर भी डालती थी, शुगर शुगर शुगर। अच्छा, मोइन इसमें मोटा मोटा मिलाना है, बहुत ज्यादा नहीं मिलाना, तो बाइंडिंग जो है वो वैसे भी कम आएगी, जरूरत से ज्यादा खस्ता हो जाएगी मठरी। और डो टाइट, मतलब पूरी और कचौरी के बीच का टाइट। कभी भी घर पे हम लोग आटा गूंदते थे, तो हमें जब ट्रेनिंग दी आटा गूंदने की बीच ने, तो बोला हमेशा आटा जो है वो ऐसे गूंदना है, मुट्ठी से। और मैदा गूंदते थे और हम मुट्ठी से गूंदते थे, गुस्से हो जाते। बोलती थी मैदा हमेशा खींचा जाता है और आटा हमेशा दबाया जाता है। अब उनसे पूछो क्यों, तो बोलती थी अच्छा है, ऐसे ही होता है। लेकिन आज एज अ शेफ जब मैं उसको पढ़ता हूं तो मैं समझता हूं कि मैदे के अंदर ग्लूटेन होता है, जिसको खींच कर ही डेवलप किया जा सकता है।
और आटे के अंदर फाइबर ज्यादा होता है और उसको दबा कर ही बराबर से गूंदा जा सकता है। तो ये जितनी एंशिएंट विजडम है ना, हमारे घरों में चली आ रही है चुपचाप साइलेंटली, पीढ़ी दर पीढ़ी, दादी दर दादी, मम्मी दर मम्मी। परफेक्ट। ये एक तरीका जो है पता करने का कि कोई भी खस्ता डो तैयार हुआ कि नहीं हुआ, कभी भी डो को बीच से काट दो, तो अगर उसमें ऐसा जाला बन रहा है ना, इसका मतलब डो तैयार है। बस में इतना ही ध्यान रखना है इस डो में कि ओवर वर्क नहीं करना है इसको, बार बार खींचना नहीं इसको। मैदा जो है वो ढल के भी डेवलप होता है, तो इसको छोड़ दिया, ढलने दिया, बाकी काम मैदा अपने आप समय के साथ कर लेगा। समय का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कुकिंग में, है ना। अब ये गया इसके अंदर इमामी हेल्थी एंड टेस्टी राइस ब्रैन ऑयल। इमामी हेल्थी एंड टेस्टी राइस ब्रैन ऑयल जो है ना, वो फिजिकली रिफाइंड है, मीडियम हॉट, लगभग आधी कढ़ाई, क्योंकि बाद में जब बीच में बड़ा सा सुहाल जाएगा ना तो सारा तेल बाहर आ जाएगा। जब आधा मैदा सेट हो गया ना, उसके अंदर फिर अचार का पेस्ट, नींबू या आम में से कोई भी अचार डाल सकते हैं, मतलब खट्टा होना चाहिए अचार। अचार की खटास जो है ना, वही इसकी ब्यूटी है। अगर तो मीठा अचार है तो यूं समझ लीजिए कि एक सुहाल में 1 चम्मच, क्योंकि मीठा अचार जो रंग काला कर देगा ना। और अगर जैसे खट्टा अचार है तो एक सुहाल में 1.5 चम्मच तक डाल सकते हैं उसका। कहाँ गया घी? तो इसको बेल लेना है अब, और न ज्यादा मोटा न ज्यादा पतला। ये बहुत बढ़िया ढल गया एकदम, रखे रखे, मेहनत नहीं करनी पड़ी, अपने आप फैल रहा है। बस इसके बाद इसको ऐसे दबा लिया ताकि फूले ना। ये पार्ट बहुत जरूरी है, यहां पे कोई जल्दी नहीं करनी, बराबर दबाना है सुहाल को, नहीं तो डालने जाएंगे मठरी और बन जाएगी पूरी। और अब इसको करना है फ्राई। बड़े ध्यान से ये सुहाल गया तेल में। और अभी क्या है ना, हल्का सा इसको ऐसे ब्रीद करवाना जरूरी है। आहा, अचार की खुशबू आ रही है। हवा निकलने के लिए फ्लिप करना है, ये वाला पार्ट बहुत जरूरी है। ऐसे हल्का सा हवा निकाल देनी है सब तरफ से, नहीं तो इसके नीचे हवा भर जाती, फिर गुब्बारा सा बन जाता है। अच्छा, तेल ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, हाँ, बिकॉज तेल अगर गर्म होगा ना तो बाहर से रंग आ जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। और अगर तेल ज़्यादा ठंडा होगा तो फिर सुहाल तेल पी जाएगा, और अब बाहर से वो एक टेक्सचर चाहिए होता है ना पके हुए सुहाल का, वो नहीं आएगा। अब इसको पलट देते हैं ताकि नीचे से भी पक जाए। नाइस। पंजाबी में एक शब्द होता है राड़ना। राड़ना मतलब धीमी आंच पे बस तसल्ली के साथ सेकना। बराबर से तेल निकाल के क्योंकि इसमें शक्कर भी है और अचार भी, इसके लिए कलर थोड़ा तेज रखना है, क्योंकि शक्कर की वजह से रंग पकड़ेगा। तो लाइट ब्राउन नहीं करना है वरना अंदर से कच्चा रह जाएगा। डार्किश ब्राउन पकाना है इसको। डन। तो ये था 15 साल तक लगातार मेरे दशहरे के मेले का लंच बॉक्स। भाई बनाया क्या, दिखाना भी तो आपको। है ना एकदम खस्ता। वैसे ये तो इतनी इजी रेसिपी एक बार में याद होगी, लेकिन वापस से देख लेते हैं।
नींबू के अचार वाली मठरी बनाने के लिए एक कटोरे में गेहूं का आटा और मैदा, अजवाइन, घी, नमक और चीनी मिलाकर आटा गूंथे और लोई बनाएं। जांच लें कि कोई ज्यादा कठोर या नरम न बने। इसमें कोई भी अचार का मिश्रण डालकर अच्छे से मिलाएं और बेलते हुए इसकी मोटी सी एक मठरी बनाएं। उंगलियों की मदद से मठरी के ऊपर हल्का हल्का सा दबा लें ताकि मठरी पूरी की तरह फूले ना। मध्यम आंच पर एक कढ़ाई पे तेल गरम करके इस मठरी को धीरे धीरे दोनों तरफ से भूरा रंग होने तक तलें और ध्यान रखें इसमें हवा न भरे। मठरी हल्की भूरी होने के बाद तेल से निकालकर इसे परोसें और इसका लुत्फ उठाएं। घर के खाने के साथ दशहरे के मेले के इस मीठे सफर में आपका एक बार फिर से स्वागत। आज की जो आखिरी रेसिपी है ना, ये मेरी फेवरेट रेसिपी थी और ये सिर्फ एक वो रेसिपी थी जो हम घर के खाने के बाहर भी ढूंढते थे। लखनऊ जो है ना, वो बास्केट चाट के लिए बड़ा फेमस है, लेकिन दशहरे के टाइम मीठी वाली बास्केट चाट मिलती थी और वो मीठी वाली बास्केट चाट के सामने सब कुछ फेल था, एटलीस्ट हम बच्चों के लिए। तो मीठी वाली बास्केट चाट क्रिएट कर रहा हूं। ये क्या, बेसन, बिल्कुल थोड़ा सा नमक, बस आधा चम्मच नमक और थोड़ा सा घी। अब जैसे टोकरी चाट में, जो लखनऊ की टोकरी चाट है, उसमें आलू की एक टोकरी होती है ना, और आलू की टोकरी के अंदर चाट होती है। जो मीठी टोकरी चाट होती थी उसमें क्या होता था कि सेव होता, और मीठे सेव के अंदर सारी मिठाई डाल के और एक बढ़िया सी चाट बनाई जाती थी। तो वो सेव के लिए ये डो बना रहा हूं मैं, लेकिन उससे पहले तेल डाल लेता हूं फ्राई करने के लिए। पानी, एकदम टाइट डो बनाना है। फिनिश करने के लिए थोड़ा घी और शाइन के लिए, मतलब एक बेसन, और उससे कम से कम नहीं तो 1000 डिशेस तो सिर्फ राजस्थान के घरों में बनती हैं। और हर जगह बेसन का कुछ ना कुछ दशहरे पे बनता ही है, चाहे बेसन के लड्डू हो, चाहे फाफड़ा हो, चाहे सेब हो, चाहे बेसन की खीर हो। बेसन और चने का कुछ ना कुछ दशहरे पे हमेशा बनता है। ऐसे इसकी 2 चक्की बना ली। तो अब इसके निकालने हैं सेब। बारीक सेब की बनानी है टोकरी। ये सेब लिया, 2 लेडल, जैसे आलू की टोकरी बनती है ना, वैसे सेब की टोकरी। और ये जो सेब का लच्छा है, ये टोकरी की तरह आ गया प्लेट में नीचे। अब गरम गरम लच्छे के ऊपर सबसे पहले गुड़ की शक्कर। अगर गुड़ है तो गुड़ को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। यहाँ पे गुड़ का पूरा ढेला लिया और उसको कद्दूकस किया और वैसे डाल सकते हैं। अगर इसके बाद जैसे चाट पे आलू जाता है, वैसे सेब पे जाता है कलाकंद। अब ये कलाकंद से सेब जो है अच्छे से ढक जाना चाहिए। अभी थोड़ी बूंदी नीचे, फिर रबड़ी, और वापस से थोड़ी बूंदी रबड़ी के ऊपर। तो ये बड़े से कुल्हड़ में या पत्तल में मिलती थी ये चाट, तो सेनगंज में मिलती थी। दशहरे के बहाने ना मेरा बचपन का फ्लैशबैक हो गया। आप एक काम करिए, रेसिपी का फ्लैशबैक देख लीजिए, फिर वापस आइए जल्दी। मीठी सेव बनाने के लिए एक बोल में बेसन, नमक और घी डालकर आटा बनाएं और इसे सेव मशीन में डालें। सेव को गरम तेल में डालकर करछी की मदद से इसे टोकरी का आकार दें। टोकरी सेव पर थोड़ा सा भुरा गुड़, कलाकंद, बूंदी, रबड़ी, अनार के दाने के साथ परोसें।
दशहरे का सेलिब्रेशन चाहे अलग अलग हो, लेकिन दशहरे का मायना पूरे हिंदुस्तान में एक है, और वो है अच्छाई की, शुद्धता की, बुराई के ऊपर, अशुद्धता के ऊपर जीत। और घर के खाने से अच्छा और शुद्ध तो कुछ नहीं हो सकता, तो इसलिए इस दशहरे घर के खाने को सेलिब्रेट करते हैं।